स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची स्टडी IQ पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज हम अपने एनवायरनमेंट सीरीज के लास्ट पार्ट यानी कि 4th वीडियो में पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी 3 वीडियो पब्लिक हो चुके हैं जिन्हें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने देख लिया है, जिनके माध्यम से हमने रिपोर्ट्स, इंडेक्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क, स्पीसीज और साथ में जो इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट लॉज थे उनको रिवाइज कर लिया है। आज की वीडियो में हम पॉल्यूशन और एनर्जी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था उसको कवर करेंगे। साथ में यदि कोई की टर्म या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट में एक बार क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए तो उसको भी देखेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेहद शुभकामनाएं, ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि स्टडी IQ की पूरी फैमिली की तरफ से। आप लोगों ने पूरे साल मेहनत की है और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। फिलहाल दिमाग में सिर्फ इतना रखिएगा कि आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट जो है ये करने वाले हैं एंड बाकी सब भूल जाइएगा। एंड मान के चलिए आपने जैसे भी तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग ये आपका सच में बेस्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के, क्योंकि समय बहुत कीमती है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। दरअसल पॉल्यूशन, एनर्जी, राइट, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई होगी या फिर कोई कन्वेंशन न्यूज़ में थी, कोई टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी, उन सारी चीज़ों को ही एक बार हम क्विकली रिवाइज कर देंगे। राइट है। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट बेसिकली टॉपिक है वो है 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। तो टाइगर हो, चीता हो, लायन हो, यानी कि बिग कैट के जो स्पीसीज हैं ये इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने स्पीसीज वाले वीडियो में भी इनको डिस्कस किया था, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इनका जो बिहेवियर होता है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सिर्फ IUCN स्टेटस जान लेना ही काफ़ी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं देखा है प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, दरअसल ये जो 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आप देखोगे जो बेसिकली ग्लोबल टाइगर फोरम यानी कि GTF है और साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया है उनके द्वारा जो है इस बेसिकली कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया था। और दरअसल इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है और जो हमने टाइगर कंजर्वेशन के लिए कमिटमेंट्स लिए हुए हैं उन पर क्या प्रोग्रेस चल रही है, यानी कि एक तरीके से चीज़ों को एनालाइज यहाँ पे जो है किया गया था। तो यस, दिस इज टू कंटेक्स्ट अबाउट द बेसिकली न्यूज़। आपको थोड़ा सा ना टाइगर्स के बारे में एक बार क्विकली में डाटा रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 2967 टाइगर्स जो है बेसिकली थे। और अगर आप देखेंगे जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके कंपैरिजन में इसमें 6% का जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। और माना जाता है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं ऑलमोस्ट सभी में हमें रिकवरी देखने को मिली है, राइट है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ना कुछ रीजन स्पेसिफिक आपको कुछ डाटा देखने को मिला होगा जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एरिया में रिकवरी ज़्यादा बेहतर रही है और किसी पर्टिकुलर एरिया में इतनी बेहतर नहीं रही है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट है। इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं। देखो, हर 4 साल बाद जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, राइट है, इसके द्वारा जो है टाइगर सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है। पहला जो हुआ था वो 2006 में हुआ था, राइट है। अब यहाँ पे ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइगर बेसिकली टाइगर्स का जो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट टाइगर, राइट है, या चीता रिलोकेशन जो अभी हुआ था प्रोजेक्ट चीता, इन सब के लिए ये बॉडी जो है अगेन एंड अगेन न्यूज़ में अपीयर होती रही थी। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट है। और अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो इसकी बेसिकली एक नोडल आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री है। और इस प्रोजेक्ट को जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है वो NTCA की तरफ से दिया जाता है। अगेन ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, राइट है। दूसरा देखिए टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट था ये 2018 में इनिशिएट किया गया था, जहाँ पर बेसिकली 2 बिग कैट थे। बेसिकली
आप देखोगे एक मेल था महावीर, है ना, जो कान्हा टाइगर रिजर्व से लाया गया था, और एक फीमेल थी सुंदरी जो कि बांधवगढ़ से लाई गई थी। उनको बेसिकली रिलोकेट किया गया था, आप देखेंगे, सतकोशिया टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली जो कीन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट था उसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा हिस्सा सबमर्ज हो गया था, दैट्स वाई वहां से कुछ बेसिकली स्पीसीज को हम रिलोकेट करने पे काम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में कराया था, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये यहाँ पे हमें समझ में आ गया। एक दूसरा देख लेते हैं। देखिए इस बार ग्राउंड वाटर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आप देखोगे इंडिया के अंदर भी वाटर बॉडीज़ का सेंसस एक हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि ग्राउंड वाटर के स्टेटस को लेकर डिफरेंट स्टडी और रिपोर्ट्स पब्लिश हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर पर। तो यूनाइटेड नेशन का ग्राउंड वाटर समिट 2022 वाला, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो दरअसल यूएन वाटर, यूनेस्को और जो इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर है, इनके द्वारा जो है बेसिकली इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, दरअसल यहाँ पे जो आपका ग्राउंड वाटर मार्किंग द इनविजिबल विजिबल कैंपेन था, जिसको यूएन वाटर के द्वारा 2022 में थ्रू आउट जो है चलाया गया था, उसके बेसिकली कंप्लीशन को मार्क करना था, ठीक है। ये वाली जो थीम है ना, ये भी हमने रिवाइज की थी अपने इंडेक्स और रिपोर्ट वाले वीडियो में, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ग्राउंड वाटर को लेकर इंडिया में क्या सिचुएशन है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर आप देखोगे जो इंडिया ईजमेंट एक्ट 1882 है, दरअसल वो ग्राउंड वाटर की ओनरशिप किसके पास होगी, ग्राउंड वाटर का राइट किसके पास होगा, इसको लेकर ना क्लियरली कोई प्रोविजंस नहीं रखता है। तो थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, आप देखोगे एक बेसिकली क्लैरिटी नहीं है अगर ग्राउंड वाटर की ओनरशिप लाइबिलिटी के लिए हम बात करें तो। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 21 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। तो एक बेसिकली क्लीन वाटर का राइट भी आपके पास है, क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट का राइट भी आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे जो आपका एनवायरनमेंट एक्ट था, जिसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में रिवाइज किया है, ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट बेसिकली प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला, ठीक है। इसके तहत ग्राउंड वाटर को लेकर पॉलिसीज बनाना, ग्राउंड वाटर को लेकर डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आना, इसके लिए आपकी जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एक्ट इंपॉर्टेंट है, बॉडी का नाम याद कर लिया, और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हमें पता चल गया, राइट। चलिए इसके बाद एक वर्ल्ड सिटीज डे ये सेलिब्रेट किया गया था 31 अक्टूबर 2022 को। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, उनको बेसिकली ये इस चीज़ को लेकर एक अवेयरनेस दी जाए कि हमें जो अपनी सिटीज़ या अपनी अर्बन एरिया का डेवलपमेंट करना है वो एक सस्टेनेबल बेसिकली मैनर में हो, यानी कि हम नेचर को क्या है सेंटर में रखकर ही डेवलपमेंट के बारे में अपनी पॉलिसीज़ वगैरह को फॉर्मुलेट करें। यहाँ पे जो आपका यूएन हैबिटेट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है, ठीक है जी, ये दरअसल यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, और दरअसल ये ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को लेकर काम करती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि ये जो यूएन हैबिटेट है, राइट, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है, और बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने इसको मैंडेट दिया है कि आप बेसिकली सस्टेनेबल टाउन्स वगैरह को हम प्रमोट करें, और साथ में सबके लिए एक सेफ शेल्टर हो, है ना, इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे काम करो। परफेक्ट है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक से डिटेल याद रखना। फिर एक अर्थ ओवरशूट डे, दिस वॉज अ न्यूज़। तो अर्थ ओवरशूट डे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये अर्थ ओवरशूट ये कॉन्सेप्ट क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पूरे साल में हम जितना भी कंज्यूम करते हैं इस नेचर के, इस अर्थ के रिसोर्सेज का, ठीक है, तो पूरे साल में उस अर्थ के अंदर वो सारी चीज़ें वापस से क्या है रिसाइकिल हो जाती हैं, रीजनरेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके घर में 7 दिनों का जो है खाना अवेलेबल है, मम्मी कहीं बाहर गई है, खाना
फ्रिज में पैक करके गई है कि भाई आपसे तो होगा नहीं, मैं बना के रख के जा रही हूँ। तो अगर आप उसको सस्टेनेबली कंज्यूम करते हो, है ना, एक नॉर्मल इंसान की तरह, तो 7 दिन तक चल जाएगा, फिर तो मम्मा आ ही जाएंगे, बना देंगे। मान लीजिए किसी भी वजह से आपको ज़्यादा भूख लगती है, आप ज़्यादा वेस्ट करते हो, आपको थोड़ा केयरलेसली जो है चीज़ों को यूज़ कर लेते हो, तो मान लीजिए वो खाना आपने 4 ही दिन में ख़त्म कर दिया, तो बाकी के 3 दिन के लिए क्या, राइट। सेम इसी एक लेमन एग्जाम्पल से अर्थ ओवरशूट डे का कॉन्सेप्ट समझने की बात करते हैं। दरअसल ये वो दिन को मार्क करता है जिस दिन मानव सभ्यता ने उन सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया होता है जिनको अर्थ एक पूरे साल में रीजनरेट कर पाती है। यानी कि पूरे साल में जो रिसोर्सेज आपको रीजनरेट होने के लिए टाइम फ्रेम देना था अर्थ को, वो आपने 6 मंथ या 7 मंथ या 8th मंथ में ही खत्म कर दिया है। तो दरअसल ये उस दिन को मार्क करता है जब ह्यूमैनिटी, है ना, बेसिकली नेचर के पूरे साल के बजट को एग्जॉस्ट कर देती है। जैसे 1 साल का बजट सरकार लेकर आती है, मान लीजिए सरकार 7 महीने में कह दे कि बजट खत्म, अब बाकी के मंथ में क्या होगा, राइट है। तो दरअसल ये 2022 में 28 जुलाई को था, जबकि 2021 में 29 जुलाई को था। यानी कि आपने देखो और एक दिन पहले क्या किया है, चीज़ों को एग्जॉस्ट कर दिया है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कौन करता है, तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। परफेक्ट है। यहाँ पर दरअसल हम ये देखते हैं नेचर की कितनी कैपेसिटी है रीजनरेट करने की, और ह्यूमैनिटी कितना डिमांड का बर्डन डाल रही है उसके ऊपर, राइट है। तो हम क्या है यहाँ पे चीज़ों को जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। वो गांधी जी ने कहा है ना कि प्रकृति के पास सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो संसाधन है, लेकिन लालच को पूरा प्रकृति नहीं कर सकती, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लाइट पॉल्यूशन वाज इन न्यूज़। दरअसल कुछ ना पिक्चर्स वायरल हुए थे जिसमें जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो रात के टाइम इतनी ज़्यादा ब्राइट थी कि जो बेसिकली स्काई के अंदर स्टार्स हैं वो दिख ही नहीं रहे थे। तो इट्स अ काइंड ऑफ बेसिकली पॉल्यूशन, स्काई ग्लो। आप देखो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट हो चुका है कि जो एक नेचुरल फिनोमिना होता था स्काई का, वो बेसिकली इसके अंदर कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो दरअसल एक स्टडी की गई थी, स्काई ग्लो यानी कि एक तरह के लाइट पॉल्यूशन होता है। पिछले दरअसल आप देखोगे पिछले मतलब डिकेड में ये हर साल लगभग 10% से इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो नेचुरल लाइट है, राइट है, उसमें क्या ऑल्ट्रेशन हो रहा है, और वो ऑल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि जो एंथ्रोपोजेनिक, राइट, जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, ठीक है, वो दरअसल क्या कर रही है, इन एप्रोप्रिएट तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट इतना ज़्यादा है कि जो नेचुरल लाइट होती थी वो शायद उस बीच में कहीं पे ब्लर हो गया है, ठीक है। और देखा जाए तो जो अर्बनाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को हमने अपनाया है, ये उसका एक साइड इफेक्ट है। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है लाइट तो मतलब होनी चाहिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नो, इसके कुछ साइड, दरअसल आप देखोगे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सब ना नेचुरल लाइट के साथ उनका एक साइकिल बेसिकली बना होता है, उनकी डायरेक्शंस उससे तय होती है। तो आप देखोगे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं बेसिकली वो डिसओरिएंट हो जाती हैं। साथ में जो बेसिकली एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल ओलिव रिडले टर्टल्स, हमने रिवाइज भी किया था, इन सबको बेसिकली प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बहुत सारे ना आप देखोगे जानवर जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, रात के समय एक्टिव होते हैं। बट मान लीजिए जो ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास वाला कोई बेसिकली फॉरेस्ट का एरिया है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा लाइट हो जाती है आसपास कि वो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स है ना उनके बिहेवियरल पैटर्न्स में चेंज देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आप देखोगे इकोसिस्टम इससे डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप देखोगे पेड़ पौधे जो हैं जिनको रात का समय एक बेसिकली नेचुरली एक बेसिकली आप पीस का समय कह सकते हैं चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता। क्योंकि आप देखते हो ना रोशनी में जो ट्रीज होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव हो जाते हैं, और रात को अंधेरा रहता है तो वो वाला जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन वो स्टॉप हो जाता है। तो इट्स अ रेस्ट टाइम फॉर द ट्रीज एंड द प्लांट्स, राइट। बट आर्टिफिशियल लाइट कहीं ना कहीं इस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। साथ ही अगर आप देखोगे जो स्टार लाइट होती है, जो ब्यूटीफुल सा बेसिकली नेचर का हम पिक्चर देखते हैं, वो ओवरशैडो हो जाता है, तो हम उसको भी नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो नेचर के एस्थेटिक्स है ना वो भी इसमें कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे
लॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च वगैरह में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रात को जब क्लियर स्काई होता है तब उसको प्रॉपरली आप एनालाइज कर सकते हो, बट अगर वो स्टार्स आपके ब्लर हो गए हैं क्योंकि इतनी आर्टिफिशियल लाइट है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो येस, देयर आर सम साइड इफेक्ट्स, राइट। तो ऐसा नहीं है कि रोशनी है तो क्या हो गया। अब देखो ग्लोबल लेवल पर ना कुछ बेसिकली इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं इस लाइट पॉल्यूशन को कम करने के लिए। जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन की तरफ से ये बताया गया था कि देखिए, दरअसल हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली रात का जो बेसिकली स्की है प्रेजेंट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम प्रोटेक्ट कर पाए उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप देखोगे द ग्लोब एट द नाइट प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो बेसिकली आप मान के चलिए एक अवेयरनेस का काम कर रहा है, ठीक है, एक अवेयरनेस का काम कर रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज 2015 में इसको भी अडॉप्ट किया गया था कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो अब ये न्यूज़ में क्यों था, तो आप देखोगे रोम इटली में दरअसल इनकी ना 18th मीटिंग हुई थी, ठीक है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन किसको लेकर है, परसिस्टेंट जो बेसिकली आपके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं। देखो जो पीओपीज होते हैं ना वो ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो लंबे टाइम तक बेसिकली आपके इकोसिस्टम के अंदर सस्टेन कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीडीटी, राइट, एक कीटनाशक टाइप का आप मान सकते हो। तो ये ना बहुत लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट डालते हैं और इतना इजीली बेसिकली क्या है ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है। तो दरअसल आप देखोगे 18th मीटिंग हुई थी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिव्यू कमेटी की, है ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर, और रोम इटली में हुई थी, ठीक है। इसके एजेंडा में, मीटिंग के एजेंडा में ये था कि जो 5 केमिकल्स हैं, राइट है, उनको भी क्या है कन्वेंशन के अंदर लिस्ट कर दिया जाए, राइट है। अच्छा, उसमें से जो 3 केमिकल्स थे वो तो 3 तो लिस्टेड केमिकल्स ही हैं। एक आप देखोगे बेसिकली यस, यहाँ से देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं बता देती हूँ। बेसिकली आपका क्लोरीनेटेड पैराफिन, राइट है, अगर ये बियॉन्ड प्रिस्क्राइब लिमिट से होता है, देखो अब इसको ना थोड़ा याद रखना, जो क्लोरीनेटेड पैराफिन है ये कंप्लीटली बैन नहीं है, अगर बियॉन्ड प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है, राइट है, बियॉन्ड प्रिस्क्राइब लिमिट है तो ये बैन है, राइट है। देन आप देखोगे क्लोरोफायरोफॉस, ये भी है। फिर लॉन्ग चेन आप देखोगे पर फ्लूरो कार्बी बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, राइट है। इन सबको तो हमने जो 17th मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें नॉमिनेट कर दिया गया था। तो ये तो वो 3 लिस्टेड केमिकल्स हैं। हमारे लिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाले हैं वो ये 2 केमिकल्स हैं, ठीक है। एक आप देख ले हो डेक्लोरेन प्लस, है ना, एक फ्लेम रिटार्डेंट है ना, एंड UV328 जो कि एक स्टेबलाइजर की तरह बेसिकली यूज होता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इसको क्या है इस सेशन में इवेलुएट किया गया। इसके अलावा देखोगे जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उन्होंने बेसिकली जो क्लोरोपायरिफॉस है उसको एज अ पीओपी के रूप में बेसिकली जब प्रेजेंट किया गया था, किसको लिस्ट करेंगे, तो ये इंडिया की तरफ से रेसिस्ट किया गया, ठीक है। तो लेकिन बाद में आप देखोगे लेकिन फिर भी इसको नॉमिनेट तो कर ही दिया गया था पीओपी के रूप में, ठीक है। अब देखो इसको क्योंकि इंडिया की तरफ से रेसिस्ट किया गया था तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें तो जो बेसिकली आपका ये क्लोरोपायरिफॉस है इसको रजिस्टर किया गया है अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के, ठीक है जी। अगर हम बात करें जो अनुपम वर्मा कमेटी थी, है ना, उन्होंने बेसिकली रिकमेंड किया था कि बेसिकली इसके ना कंटिन्यू यूज़ को एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये जो बेसिकली अनुपम वर्मा कमेटी है, प्लीज़ इसका नाम ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे भारत में ना 2021 में इसको एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए अप्रूव कर दिया गया था, ठीक है। तो दरअसल जैसे बंगाल ग्राम है, राइस है, कॉटन है, राइट, इन सारी चीज़ों के अंदर इसको एज अ पेस्टिसाइड, ठीक है, आप कह सकते हैं अप्रूव कर दिया गया था। और करीब 18 फसलें ऐसी हैं भारत में जिसके लिए इसको अप्रूव कर दिया गया था। देखो ये ना वो 10 पेस्टिसाइड्स हैं जिनको पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी अगस्त 2022 में बैन किया था। अगर आप देखो
देखोगे तो जो बेसिकली क्लोरोफायरोफॉस है, इसका सबसे ज़्यादा जो बेसिकली प्रोडक्शन है वो इंडिया और चाइना में ही होता है। प्रोड्यूसर इंडिया और चाइना इसके काफ़ी बड़े हैं और फिलहाल इसको एग्रीकल्चर में काफ़ी स्टेट में एज अ पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। दिस इज क्लियर। अब ना स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो देखिए, ये क्या है, एक ग्लोबल ट्रीटी है, यानी कि एक वैश्विक संधि है, राइट है। और आप देखोगे तो जो एनवायरनमेंट है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेसिकली साइन किया गया था कि भाई देखो, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्म करते हैं, तो बेसिकली हमें उनको रेगुलेट करना है। तो आप देखोगे 152 कंट्रीज जो है उन्होंने इसको रेटिफाई कर दिया था और ये जो ट्रीटी है ये 2004 में जो है फोर्स में आ गई थी। अगर बात करें तो करंटली इसके अंदर 31 केमिकल्स ऐसे हैं जिनको पीओपीज के रूप में बेसिकली रेगुलेट किया जा रहा है। 3 एनेक्सर है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, 3 एनेक्सर है। एक एनेक्स आपका एलिमिनेशन है, उनको इनके कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। एक बी है जिसमें उन बेसिकली पीओपीज के नाम लिखे गए जिनका हमें यूज रिस्ट्रिक्ट करना है, और एक आपका सी है जिनमें अनइंटेंशनल प्रोटेक्शन को लेकर चीज़ें दी हुई हैं। अब इंडिया और स्टॉकहोम कन्वेंशन का आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि यस, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। 2006 में हमने इसको रेटिफाई कर दिया था और बेसिकली जो हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने कुछ रूल्स निकाले थे, रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रूल्स इन 2018, है ना, ताकि वो इन पीओपीज को बेसिकली रेगुलेट कर सके। और ये जो रूल्स निकाले थे, देखो जब भी गवर्नमेंट कोई रूल्स निकालती है वो किसी ना किसी एक्ट के तहत निकालते हैं, लीगल बैकिंग होती है ना। तो जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत जो है इन रूल्स को मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज किया गया था। परफेक्ट है, थोड़ा सा इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन, यस इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है। हाल ही में एक बेसिकली सब्सटेंस को पीओपी के रूप में बेसिकली जब इवेलुएट किया जा रहा था तो इंडिया की तरफ से रजिस्ट किया गया था। वाई? क्योंकि हम एग्रीकल्चर में एज अ पेस्टिसाइड उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। तो आपको पता होगा जापान के मिनीमाटा में इस मर्करी पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी एंड देन उसके बाद एक कन्वेंशन को लेकर बातचीत हुई थी। तो हाल ही में देखो क्या हुआ, जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है और साथ में जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने बेसिकली जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनको ये कहा कि भाई आप अपना ना सपोर्ट दीजिए, ठीक है, किस लिए, कमिटमेंट फॉर द मिनीमाटा कन्वेंशन पार्टीज फॉर बाली डिक्लेरेशन ऑन कॉम्बैक्टिंग ग्लोबल इलीगल मर्करी ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो एक बाली डिक्लेरेशन है, किसके ऊपर है कि ग्लोबल लेवल पर जो मर्करी की इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है उसको लेकर जो है एक आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट की गई कि भाई सारे मेंबर कंट्रीज अपना सपोर्ट दीजिए। अब ये जो बेसिकली बाली डिक्लेरेशन है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखोगे बेसिकली इंडोनेशिया के द्वारा 4th मीटिंग में, है ना, लॉन्च किया गया था इसको, और बेसिकली मिनीमाटा कन्वेंशन के अंदर किया गया था, और ये एक नॉन लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, नॉन लीगली बाइंडिंग है कि यस आपको बेसिकली वॉलंटरी रूप से ऐसे कदम तो उठाने हैं कि मर्करी का जो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है उसको बेसिकली आप जांच करें, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें, बट इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग। परफेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। मर्करी का जो एक टॉक्सिसिटी होता है उसको कर्ब करने के लिए इस कन्वेंशन को लाया गया था। तो यहाँ पे देखो मर्करी का जो ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है, ठीक है, उसकी वजह से बेसिकली आप कह सकते हैं इसको लाया गया था। और आप देखोगे 128 सिग्नेचरीज है, इंडिया ने भी इसको साइन किया हुआ है। देखो मर्करी का ना नेचुरल भी बेसिकली एमिशन होता है इन्वायरमेंट के अंदर, और एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से तो होता ही है। नेचुरली अगर आप देखोगे जो वोल्केनिक एरप्शन होता है या फिर उस तरह के रॉक्स हैं, राइट, उन बेसिकली उनका आप देखोगे वेदरिंग वगैरह हो जाता है जिसमें मर्करी सब्सटेंस इन्वॉल्व है, तो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती हैं। तो दे आर सर्टेन नेचुरल फिनोमिनाज जिसकी वजह से मर्करी क्या है बेसिकली रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, एंथ्रोपोजेनिक के साथ साथ भी, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कन्वेंशन की बात करते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट वन, रॉटरडम कन्वेंशन, ठीक है। तो अभी देखो 2 न्यू हजार्डस पेस्टिसाइड्स, ठीक है, एक आप देखोगे बेसिकली इप्रोडानिन और दूसरा अगर आप देखोगे बेसिकली टर्बोफोस, ठीक है। इनको रिकमेंड किया गया है कि ये जो हजार्डस बेसिकली पेस्टिसाइड हैं इनको भी दरअसल प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के प्रोसीजर के अंदर लेकर आना है,
नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज PIC यानी कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो देखो, ये जो रॉटरडम कन्वेंशन है ये कहती है जिन भी लोगों ने इस कन्वेंशन को बेसिकली एक्सेप्ट किया हुआ है उन्हें क्या करना है, यदि कोई भी ऐसा हजार्डस केमिकल है जो इसकी लिस्ट में, कन्वेंशन की लिस्ट में आता है, वो अगर वो किसी दूसरी कंट्री को क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इंपोर्ट करने वाली कंट्री है उसको पहले आपने इन्फॉर्म करना होगा कि इस तरह की चीज़ जो है हमारे यहाँ से आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है, एंड देन अगर कंसेंट आती है तो ही बेसिकली उसका फिर व्यापार हो पाएगा। ये बेसिकली दूसरी कंट्रीज को अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो दो नए बेसिकली आप देखोगे हजार्डस पेस्टिसाइड, एक आपका बेसिकली क्या एप्रोडायोनिन और दूसरा जो आपका है वो बेसिकली टर्बोबॉस, तो इनको क्या है इसके अंदर डाला गया है। तो इसकी बात करते हैं तो ये देखोगे एक फंगीसाइड है, राइट है, फंगस वगैरह को बेसिकली आप कह सकते हैं हटाने के लिए यूज होता है वाइन्स, फ्रूट्स, ट्री, वेजिटेबल्स में, और इसको ना रिप्रोडक्शन के लिए टॉक्सिक क्लासिफाई किया गया है। तो ये रिप्रोडक्शन हेल्थ के लिए बेसिकली अच्छा नहीं माना जाता, दैट्स वाई इसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। दूसरे की बात करते हैं टर्बोफोस, तो ये एक सॉइल इंसेक्टिसाइड है और कॉमनली जो आपका मीज, बीट, पोटैटो, सॉर्गम होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। देखो, माना जाता है कि जो बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो आपका जलीय बेसिकली देखोगे जीव हैं, राइट है, उनके लिए काफ़ी टॉक्सिक हार्मफुल होता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इंडिया में ये जो केमिकल्स हैं ये 2015 में जो बेसिकली अनुपम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, है ना, ये अलाउ कर दिए गए थे, ठीक है, परमिट कर दिया गया था। और अगर आप देखोगे इंडिया तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टर्बोफोर्स का, तो अब हमें बेसिकली क्या है जो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट है उसके प्रोसीजर के तहत इसको देखना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अनुपम वर्मा कमेटी है ना बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का कितना क्या रेगुलेशन यूज़ वगैरह होना है उससे रिलेटेड थोड़ा सा ये जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रोटरडम कन्वेंशन के तहत हमने चीज़ें पढ़ी हैं, तो नाउ रोटरडम कन्वेंशन को भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बेसिकली जिसको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हो पाए कंट्रीज़ के बीच में हजार्डस केमिकल्स को लेकर, है ना, उसको फैसिलिटेट कर पाए, इसलिए लेकर आया था। 1998 में रोटरडम जो कि नीदरलैंड में है वहाँ पर इसको बेसिकली साइन किया गया था। इंडिया भी इस कन्वेंशन का पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ना एक लिस्ट है कवर्ड केमिकल्स की, जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करना चाह रही है उस केमिकल का, उनको फर्स्ट क्या है बेसिकली दूसरी कंट्री को एक तरीके से इन्फॉर्म करना होगा और फिर उसकी कंसेंट लेनी होगी। ये ना लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन जो है अपने मेंबर्स पर बेसिकली लागू करती है। ठीक है, यानी कि जो PIC प्रोसीजर है वो आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग है, वो आपको फॉलो करना होगा, राइट है। चलिए अब बात करते हैं जो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था UNCCD का, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो हमारे पास एक संधि है। तो थीम इस बार क्या थी, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, राइट है। यहाँ पे एक न्यू टारगेट रखा गया है कि भाई हम आने वाले टाइम में यानी कि 2030 तक जो 1 बिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड है, यानी कि जो भूमि खराब हो चुकी है, राइट है, तो उस बेसिकली 1 बिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को हम 2030 तक रिस्टोर करेंगे, और ये जो रिस्टोरेशन का काम चला इसको एक्सेलरेट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, राइट, तभी टारगेट जो है यहाँ पे अचीव हो पाएंगे। देखो इसके बेसिकली कंटेक्स्ट में ना ये आबिदजान जो डिक्लेरेशन है इसको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे आबिदजान में बेसिकली आप देखोगे आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, तो यहाँ पे क्या था, हम जब लैंड रिस्टोरेशन ये होगा ना तो इसमें हमें जेंडर इक्वालिटी को भी ध्यान रखना है। देखो क्या होता है ना, एनवायरनमेंट वगैरह के जो इश्यूज हैं, अगर आप इनके वल्नरेबल सेक्शंस की बात करोगे तो वुमेन्स हैं, चाइल्ड्स हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, इन पे इनका ना और ज़्यादा बुरा असर देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, और बेसिकली यही वो लोग हैं जिनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर
गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो जो हाउस होल्ड वर्क्स है वो एक फीमेल के द्वारा किए जाते हैं, तो शी विल सफ़र द बर्न, राइट। तो अब एक मांग उठने लगी है कि जो भी नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, भले वो एनवायरनमेंट को लेकर ही क्यों ना हो, उसमें भी जेंडर इक्वालिटी का ध्यान रखा जाए, राइट। इट्स अ वेलकमिंग एक्चुअली गेस्चर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो आपकी लैंड लाइफ लेगेसी डिक्लेरेशन है, इसमें ये कहा गया है, ये एक 5 ईयर के अंदर करीब 1.5 बिलियन यूएस डॉलर को लगाकर हमें क्या करना है, एक ऐसे इनोवेटिव अप्रोच लेके आनी है जिससे हम बेसिकली फॉरेस्टेशन से लड़ेंगे और क्या करेंगे, हम बेसिकली रिस्टोर करेंगे फॉरेस्टेशन, वनीकरण हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। अच्छा, एक और याद रखना, एक साहिल सोर्सिंग चैलेंज, राइट, ये भी न्यूज़ में था इसी कंटेक्स्ट में। यहाँ पे ये था जो कम्युनिटीज़ हैं, है ना, जो बेसिकली एक ग्रेट ग्रीन वॉल बना रही है। देखो क्या होता है ना, जो बेसिकली मान लीजिए ज़मीन है, यहाँ पे एक मरुस्थल ऑलरेडी, डेजर्ट ऑलरेडी है, तो मान लीजिए अगर ये ज़मीन भी आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राई होने लगे, यहाँ पर रेन कम होने लगे, राइट है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो, आप एग्रीकल्चर वगैरह की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है वो करने लगो, और धीरे धीरे जो एयर है वो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे जो आपके सेंड बेसिकली कण है वो लेकर आए, तो ये वाला हिस्सा भी आपका ना मरुस्थलीकरण की ओर चलने लगता है। तो ऐसा ही हो रहा था, तो इसलिए जो साहिल रीजन है उसमें ग्रीन वॉल डेवलप की जा रही है, यानी कि ट्रीज की एक बहुत हम वॉल बना रहे हैं, ग्रीन वॉल, ताकि क्या हो, ये जो बेसिकली डेजर्टिफिकेशन बढ़ता हुआ यहाँ पहुँच रहा था, इसको रोका जा सके। आई एम सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, बट यस आई होप कि आपको जो है बेसिकली क्या समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। चलिए, तो यहाँ पे देखो जो साहिल सोर्सिंग चैनल है, इसमें क्या कहा गया है, कम्युनिटीज़ को बेसिकली हम क्या करेंगे, एनेबल करेंगे कि ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सके ताकि हम प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके, साथ में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कमर्शलाइजेशन हो सके और जॉब्स क्रिएट हो सके, ताकि वहाँ पे लोगों को जो है एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के साथ साथ एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ में मिले, ठीक है। दिस इज क्लियर। चलिए, इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, डॉट इन नंबर्स 2022 एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी इसी COP15 में, जिसमें ये कहा गया था कि देखो, दुनिया को ना जो ड्रॉट है, सूखा है, उसके लिए ना सिर्फ प्रिपेयर होना पड़ेगा बल्कि रिजिलियंट भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा UNCCD के बारे में। इसको 1994 में अडॉप्ट किया गया था। याद रखिएगा, एनवायरनमेंट को और साथ में लैंड मैनेजमेंट, और सिर्फ लैंड मैनेजमेंट नहीं, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को लिंक करने वाली ये इकलौती लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्या इसका मतलब हुआ, यानी कि पर्यावरण और जो आपका भूमि प्रबंधन है, संधारणीय भूमि प्रबंधन है, इसको लिंक करने वाली ये इकलौती जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, और यू कैन से एक एग्रीमेंट है, ठीक है। अगर आप देखोगे भारत भी इसका मेंबर है। अब देखो, मैंने वो जो बेसिकली ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के बारे में आपको बताया था, तो सेम वही बात है कि जो साहिल है वहाँ पे एक मैसिव लाइन ऑफ ट्रीज को प्लांट किया जा रहा है, ताकि हम क्या कर सके, डेजर्टिफिकेशन को यानी कि मरुस्थलीकरण को स्टॉप कर सके। परफेक्ट है, समझ में आ गया। देखो, थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि टाइम कम है, अब तो एग्जाम ही आ गया, तो मैं फटाफट इसलिए चीजें करा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, पॉल्यूशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट। तो देखो, जो हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से ना थर्मल पावर प्लांट्स में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजीज को बेसिकली इस्टेब्लिश करने वाले गाइडलाइंस लाए गए थे। यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको ऐसे टेक्नोलॉजीज बेसिकली लेकर आने होंगे जो बेसिकली ये जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम कर सके। लेकिन इन गाइडलाइंस को ना बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, और आई थिंक ऐसा तीसरी बार हुआ है कि जब डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, मरकरी है, जो कि कोल फायर्ड पावर प्लांट से बेसिकली रिलीज होते हैं, ठीक है जी, इनको हमें क्या करना है, इनके हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कुछ नॉर्म्स दिए जाएंगे, भाई कितना रिलीज हो सकता है, कितना नहीं, है ना। तो वो जो नॉर्म्स थे वो पहली बार नोटिफाई किए गए थे दिसंबर 2015 में,
ठीक है जी। और टाइमलाइन जो दी गई थी वो 2017 की दी गई थी, लेकिन फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया, देन कोविड आ गया, देन अभी भी देखा जाए तो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बेसिकली चीज़ों से स्ट्रगल ही कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन की वजह से जो कॉल की एक शॉर्टेज वगैरह भी हुई थी, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मान के चलिए कि एक्सटेंड कर दी गई है आपकी जो भी डेडलाइंस थी। यहाँ पे ना एक वर्ड आता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD। देखो मैंने आपको बताया ना कुछ नॉर्म्स हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को भी कंट्रोल करना है। तो जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे कोल बेसिकली फायर किया जाता है, उनकी जो बेसिकली गैस रिलीज होती है उसमें सल्फर कंटेंट भी होता है, तो वो ना बहुत हार्मफुल होता है, राइट है, आपकी हेल्थ पे उसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सल्फर को रिमूव करने की दे आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और वो जो सल्फर को रिमूव कर रहे हैं ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं बेसिकली फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। एक वेट स्क्रबर टेक्निक होती है और एक ड्राई स्क्रबर टेक्निक होती है, ठीक है, उनकी मदद से भी इसको रिमूव किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें से जो एग्जॉस्ट एमिशन होता है, वहां से सल्फर कंपाउंड्स को एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है दैट इज FGD, राइट। चलिए सल्फर की बात कर ली, तो लेड पॉइजनिंग की भी बात कर लेते हैं। देखो नीति आयोग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने ये पाया कि इंडिया बेसिकली जो है लेड पॉइजनिंग की वजह से ना सिर्फ बेसिकली एक हेल्थ बर्डन काफ़ी ज़्यादा लेके चल रहा है, बल्कि इकोनॉमिक बर्डन भी ज़्यादा है। तो लेड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा कि हाँ भाई ऐसा जो है नीति आयोग वगैरह की तरफ से एक रिपोर्ट में बोला गया था। तो देखो ये ना जो लेड पॉइजनिंग है एक तरह का क्या है, मेटल पॉइजनिंग है, ठीक है। जब लेड की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तब बेसिकली होता है। और ये एक्सपोजर कैसे होता है भाई, कोई भी डस्ट, फूड, वाटर ऐसा है जो लेड कंटामिनेटेड है और आप उसके बार बार एक्सपोज मतलब उसके एक्सपोजर में आते हो, तो बेसिकली ये जो है बेसिकली टॉक्सिक एलिमेंट आपको हार्म करता है, राइट है। अब देखो लेड पॉइजनिंग के सोर्स क्या क्या हैं, थोड़ा देखते हैं। एक तो पहले व्हीकुलर एमिशंस में भी लेड काफ़ी ज़्यादा होता था, हालांकि बाद में जो है नॉकिंग वगैरह को बेसिकली कम करने के लिए यूज़ करते थे। हालांकि बाद में देखो इसको 2000 में फीस आउट करना जो है शुरू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्री के जो एफुलेंट होते हैं, ई वेस्ट को जो बेसिकली डिसमेंटल करते हैं, ई वेस्ट को लेके कल रेगुलेशंस पढ़े थे ना, और मैंने बताया था ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में ही आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करें, वही बेसिकली होना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो जो ई वेस्ट की डिसमेंटलिंग वगैरह होती है वहाँ से चीज़ें लीच आउट होके ग्राउंड वाटर में आपके वाटर बॉडीज में चली जाती हैं। इवन फर्टिलाइजर, गैसोलीन एडिटिव्स के रूप में मेटल की प्लांटिंग और यहाँ तक कि जो फैक्ट्री की चिमनी होती हैं, राइट, ये सब सोर्स है लेड पॉइजनिंग के। देखो याद करना, आपने देखा होगा यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है जहाँ पे 4, 5, 6 उन्होंने बेसिकली इस तरह की चीज़ें दी होती हैं, उसमें से सेलेक्ट करवाते हैं कि क्या आंसर में है और क्या नहीं है, राइट है ना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राइट। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बात करें तो सेंटर ने टारगेट रखा है कि भाई 40% रिडक्शन करेंगे, किसमें, पर्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन में। और कहाँ पे करेंगे, सिटीज में करेंगे। कब तक करेंगे, 2026 तक करेंगे। किस प्रोग्राम के तहत करेंगे, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करेंगे, याद रख लेना। देखो जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसको बेसिकली आपकी जो पर्यावरण मंत्रालय है इसकी तरफ से लॉन्च किया गया था, और ये अपने आप में ना पहला इस तरह का फ्रेमवर्क देता है जहाँ पे हमने ना एक बाउंड रिडक्शन टारगेट रखे हैं कि भाई ये टाइमलाइन तक इतना कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया जो PM10 है उसको 40% हम रिड्यूस करेंगे 2026 तक। भाई कोई बेस ईयर भी तो होना चाहिए कि कितना था उसमें कितना 40% कम करेंगे। 2017 को बेस ईयर रखा गया। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की अगर बात करें, थोड़ा आसान टारगेट है क्योंकि इसको रिमूव करना इतना ईजी भी नहीं होता। 20% तक रिडक्शन करेंगे, बेस ईयर 2017 ही रहेगा 2026 तक। करीब 132 सिटीज में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। अब देखो एयर क्वालिटी को लेकर दे आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि अगर यूपीएससी 2 को मिक्स करके क्वेश्चन बना दे, यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई ये तो वहां पढ़ा था,
है ना। चलो यहाँ पे देखो, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बेसिकली आप कह सकते हो स्टार्ट किया था। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जैसे एयर क्वालिटी वेदर वगैरह की बात आती है या तो हम IMD सोचते हैं, राइट है, या हम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सोचते हैं, बट ये किसने इंट्रोड्यूस किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से। एम क्या है, जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी मेजर्स लेके आना। कौन कौन से पॉल्यूटेंट मॉनिटर किए जा रहे हैं, पर्टिकुलेट मैटर दोनों है, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के बेसिकली ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, कुछ नाम डिफरेंट है आपका, देखो टॉलुरीन है ना, आपके एक्सलीन और मरकरी। देखो मरकरी के बारे में अभी पढ़ा था ना, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये देखो एक तरीके से हमें लोगों को समझाना है कि भाई एयर क्वालिटी कैसी है, और लेमन टर्म में समझाना पड़ेगा। वी कांट यूज सो मेनी टेक्निकल टर्म्स ना, राइट। तो लेमन लैंग्वेज में लोगों को समझाना, तो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स हम बेसिकली रिलीज करते हैं। 8 पॉल्यूटेंट हम जो है बेसिकली कंसीडर करते हैं जब AQI को रिलीज करते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर दोनों है, यहाँ पे अमोनिया भी है, लेड है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, लगभग चीजें सेम है ना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, AQI में। देन इसके बाद आता है आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, और ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये ना दिल्ली स्पेसिफिक है, तो इसको ध्यान रखना, दिल्ली और जो आपका नेशनल बेसिकली कैपिटल रीजन है NCR, ठीक है, ये उसके लिए स्पेसिफाई है। और दरअसल इसमें हमने एक ऐसा मैकेनिज्म प्रिपेयर किया है कि जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाए, जब एयर क्वालिटी ड्रास्टिकली डेटेरियोरेट हो जाए, तब बेसिकली हमें क्या एक्शन प्लान लेके आना है ऑन अ इमरजेंसी बेसिस, कि वापस से एयर क्वालिटी को ठीक ठाक जो है बेसिकली उस पर लेके आया जाए। तो इमरजेंसी मेजर के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा ये दिल्ली के लिए है, ठीक है, ग्रेडेड एक्शन प्लान हमारा जो है। देन इसके बाद आपका नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP। तो यहाँ पे देखोगे जो 4 एयर पॉल्यूटेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड, इनको रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है इन ऑल लोकेशंस, ठीक है। अगर आप देखोगे, और इसमें जो है बेसिकली हम बात करते हैं कि हमें कमी लेके आनी है, तो व्हीकलर एमिशन हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली जो चारों पॉल्यूटेंट है ना, इनका सबसे बड़ा सोर्स है व्हीकलर एमिशन। तो एक तो हम देखोगे जो BS है ना, आपके 6th मानक है, स्टैंडर्ड है, वो बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। OD1 पॉलिसी भी कुछ गवर्नमेंट्स लेकर आए थे, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, राइट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद एक और देख लेते हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखो मैंने सारे एक साथ रख के पढ़ाए हैं, सो दैट यू कैन मेक अ इंटरलिंकिंग, राइट, और वो आपको फिर आंसर को थोड़ा सा क्या है एलिमिनेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दरअसल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए कुछ हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने एयर एक्ट जो 1981 है उसके तहत कुछ पॉल्यूटेंट्स को क्या है नोटिफाई किया गया है। तो जो हमारा बेसिकली NAAQS है, राइट, इसमें हमने जो लिस्ट बनाई है इसमें पार्टिकुलेट मैटर दोनों है, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो है, कार्बन भी है, अमोनिया, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल, ठीक है। ये मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। चलो अब ये हमारा जो एयर पॉल्यूशन को लेके था ये एक सेगमेंट हो गया। अब थोड़ा गंगा की बात कर लेते हैं। तो अर्थ गंगा प्रोग्राम, तो देखो एक नया इनिशिएटिव जो है अर्थ गंगा प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर। यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि बेसिकली जो कम्युनिटी और लोकल रिसोर्सेज हैं, है ना, उन्हें ना हमें लेवरेज करना है टेक्नोलॉजी की मदद से, और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इसके लिए बनाने हैं। देखो यहाँ पे क्या कोशिश की जा रही है कि जब हम गंगा को क्लीन करने की बात कर रहे हैं तो गंगा को लेकर हम इस तरह के प्रोग्राम्स बनाएं कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिले, राइट। देखो सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट हमेशा हैंड बाय हैंड चलता है, राइट है। तो गंगा को लेकर हमें इस तरीके से काम करना है कि वो जो रिसोर्सेज हैं, वो जो प्रोग्राम्स हैं, वो लोगों के लिए लाइवलीहुड भी जनरेट करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा।
फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो इकोलॉजिकल परसेप्शन के साथ, ठीक है, आर्थिक रूप से उन्नति भी हो और पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर भी चीजें बेहतर हो पाए, राइट, दिस इज द एक्चुअली मोटिव बिहाइंड। अच्छा, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि जो अर्थ गंगा है बेसिकली, है ना, उसके तहत जो हम एक कोशिश कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हो जाए और जो वहाँ का एनवायरमेंट है, वहाँ की इकोलॉजी है, उसको भी लेकर लोग अवेयर हों, उसको भी लेकर काम किया जा सके। चलो कुछ इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक है जलज, राइट है, तो देखो जलज क्या है ना, एक मोबाइल लाइवलीहुड सेंटर है, ठीक है। दरअसल ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज चलाएंगे जो गंगा कंजर्वेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट पर काम करेंगी, ठीक है। मोबाइल है तो मतलब घूमते फिरते रहेंगे, ठीक है जी, जलज। और बेसिकली इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। इसके बाद एक आई एम अवतार, राइट है, इसकी बात कर लेते हैं। ये एक टूरिज्म रिलेटेड पोर्टल है और जिसमें बेसिकली जो गंगा बेसिन है, ठीक है, उसमें लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, टूरिज्म को सेंटर में रखते हुए, ठीक है। फिर एक आप देखोगे बेसिकली NMCG और जो शाहकार भारती है, इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है। इसमें क्या किया है, जो 5 राज्य है बेसिकली जहां से गंगा की मुख्य धारा बेसिकली बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ 5 राज्यों से हमने 75 ऐसे गाँव चुने हैं, ठीक है, कि वहां पर हम उनको क्या करेंगे, नेचुरल फार्मिंग को वहां पर हम प्रमोट करेंगे। और नेचुरल फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग से भी पढ़ाऊंगी आज वाले वीडियो में। नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती, राइट है। तो उन गांव में हमें क्या करना है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है। और सहकार गंगा ग्राम्स बेसिकली हमें वो 75 विलेजेस इसमें कन्वर्ट कर देने हैं, ठीक है। अब देखो ये जो अर्थ गंगा मॉडल है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है, जो पहला नेशनल गंगा काउंसिल हुई थी उस टाइम पे बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। एम वही है कि भाई नदी से रिलेटेड ना, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर ध्यान देना है। देखो सिर्फ पर्यावरण पर्यावरण करते रहने से भी चीजें नहीं हो पाती हैं। जैसे एक वो कहावत है ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता, तो ईश्वर को भी याद करने के लिए पेट में भोजन होना चाहिए, है ना, क्योंकि दिस इज द बेसिक नेसेसिटी, आप जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। तो अगर बेसिकली पर्यावरण भी है, आप लोगों को कहोगे कि आप कुछ मत करो, बैठ जाओ, तो फिर काहे का पॉल्यूशन और काहे का रिसोर्सेज का बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन, राइट। तो काम धंधा तो चाहिए बट वो सस्टेनेबल मैनर में हो। तो गंगा का जो बेसिन है, यस क्लीन करना है, यस वहाँ की इकोलॉजी को रिस्टोर करना है, गंगा को निर्मल स्वच्छ धारा वापस से बनाना है, बट अगेन लोगों की लाइवलीहुड को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ का ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो हम ना बेसिकली जो 3% ऑफ GDP है वो गंगा से ही बेसिकली जनरेट कर दें। गंगा के पानी से एग्रीकल्चर होगा, पूरे एरिया में इरिगेशन का काम होगा। गंगा जो फर्टाइल मिट्टी लेकर आती है, अगेन एग्रीकल्चर में हेल्प मिलेगी, टूरिज्म को लेकर चीजें होंगी, ठीक है। एंड देन वाटर को आप यू कैन यूज इन सो मेनी वेज, मतलब बिना वाटर के तो क्या ही है। तो गंगा से हमें GDP जनरेट करनी है और GDP का लाभ जो है वहां के जो लोकल लोग हैं उनको भी मिले। दिस इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अर्थ गंगा मॉडल। दिस इज क्लियर। चलिए अब इसके अलावा कुछ रिलेटेड न्यूज़ है, कुछ वाटर को ही लेकर, जैसे हमने बेसिकली पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें देखी, वाटर को लेकर भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। भारत टैप है, तो आप देखोगे जो अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अमृत जो आया था और जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, उसके अंदर हम भारत टैप बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 40% वाटर में बेसिकली क्या है, एक तरीके से उसको मिनिमम करना है, रिड्यूस करना है, एनर्जी सेव करनी है, ठीक है। अर्बन जो हमारी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उसके एजेस में हो रहा है। एक निर्मल जल प्रयास है, निर्मल जल प्रयास को बेसिकली नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया था। ऊपर वाली अगर नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो हाउसिंग और अर्बन अफेयर है। यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ग्राउंड वाटर को मैप करेंगे और कोशिश करेंगे 500 करोड़ लीटर वाटर पर एनम सेव कर सके। इट्स एन एम्बिशियस टारगेट, राइट, एम्बिशियस टारगेट, बट इफ यू कैन डू इट तो इट्स अ वेरी गुड टारगेट, राइट। चलो
ठीक है। अब इसके बाद एक जलदूत ऐप है, जलदूत ऐप को रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लेकर आई थी और यहाँ पे क्या है, ग्राम रोजगार सहायक, राइट है, इनको अनेबल करना है ताकि बेसिकली जो वाटर लेवल वगैरह है, जो वेल्स होते हैं, कुएं वगैरह होते हैं, उसमें साल में 2-3 बार उसको चेक किया जा सके। ये मिनिस्ट्री का नाम याद रख लेना, ठीक है। फिर स्वच्छ सुजल प्रदेश। तो अब ये देखो, अब ये जो स्वच्छ सुजल प्रदेश है ना, अब हम यहाँ पे सीधे बात आगे कर रहे हैं अंडमान निकोबार की। नाउ जस्ट फोकस ऑन द वर्ड स्वच्छ सुजल प्रदेश और अंडमान निकोबार, क्योंकि थोड़ा मैच नहीं करता है, राइट है। तो यहाँ पे देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उनको इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, क्योंकि देखो ये जो बेसिकली अकम्पलिशमेंट मिली है ना, वो इस बात पे मिली है कि जितने भी विलेजेस हैं अंडमान निकोबार में, तो उनको एक तो हर घर जल सर्टिफिकेशन मिल गया है, साथ में ODF प्लस वो वेरीफाई हो गए, यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री तो है ही, साथ में जो सॉलिड और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो भी बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार का नाम याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब एक वाटर कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वाटर कन्वेंशन के बारे में 2 ही चीज़ें बस याद रख लेना। पहली बात तो देखो 2022 में न्यूज़ में ये था, इसलिए था क्योंकि 30th इसकी जो एनिवर्सरी है वो मार्क की गई थी। तो 2 बातें याद रखनी है। पहला, जो बेसिकली आपकी ट्रांस बाउंड्री है ना, जो आपकी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स होती है, ठीक है, आपके बेसिकली जो नेशनल बाउंड्रीज है और किसी दूसरे की नेशनल बाउंड्री है, यदि वहाँ पर कुछ इस तरह की जो है वाटर कोर्स वगैरह आपके हैं, तो उसके लिए ये कन्वेंशन है। देखो फुल फॉर्म क्या है इसका, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक वाटर कन्वेंशन। हेलेंस्की में 1992 में अडॉप्ट किया गया था, ताकि भाई जो नेशंस हैं उनके बीच में वाटर को लेकर है ना उस तरह के मेजर्स लिए जा सके कि मतलब सस्टेनेबल यूज हो और किसी तरह के डिस्प्यूट वगैरह ना हो। इंडिया इसका पार्टी नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है, इंडिया इसका पार्टी नहीं है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ओजोन होल डिप्लीशन। तो यहाँ पे देखो साइंटिस्ट ने रिवील किया है कि ना अगर बात करें जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है ट्रॉपिक्स के ऊपर, वहाँ पे ना एक ऑल सीजन वाला ओजोन होल डेवलप हो चुका है, राइट है। और आपको पता है ना ओजोन होल इज लाइक अ बॉडीगार्ड फॉर अस, जो सूर्य की बेसिकली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो कैंसर वगैरह का रीजन बन सकती है, उससे हमारी क्या है एक तरीके से प्रोटेक्शन करता है। तो अगर आप देखोगे इट्स लाइक अ शील्ड है ना, जो कि अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बेसिकली क्या है ये हमें बचाती है, ठीक है। मेनली कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर तो आपको पता ही होगा, उसके लोअर पोर्शन में मिलती है, अप्रोक्सीमेटली 15 to 35 किलोमीटर अबव जो अर्थ का सरफेस है वहां से, ठीक है। थिकनेस ये थोड़ा सा याद है, देखो ओजोन की जो थिकनेस होती है ना, ओजोन इज लाइक अ अम्ब्रेला फॉर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, शी इज वेरी हैप्पी, राइट, बिकॉज ओजोन उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो बेसिकली इसकी जो थिकनेस है ना, ये सीजनली और जोग्राफिकली चेंज होते रहती है, इट्स नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंपोजिशन की बात करें, किससे बनी है, ओजोन एक्चुअली उस ऑक्सीजन से मिलकर बनी है जिसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है, सॉरी एटम्स है, राइट। तो ये ध्यान रखना, कंप्लीट मॉलिक्यूल है, 3 एटम से मिलकर बना है, ठीक है जी। और देखो 1970 का वो दशक था जब से हम लगातार ओजोन के अंदर एक आप कह सकते हैं डिग्रेडेशन को रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। एक और न्यूज में था लिक्विड नैनो यूरिया। देखो यूरिया आपने देखा होगा ना, ग्रैनुअल सा होता है व्हाइट कलर का, सीम्स लाइक अ शुगर। और देयर वाज अ स्टोरी इन माय हाउस की लाइक व्हेन आई वाज चाइल्ड ना, तो मैंने एक बार कंज्यूम भी कर लिया था कि शुगर है करके, राइट। तो यस इट्स ग्रैनुअल, सीम्स लाइक अ शुगर। तो बेसिकली जब आप उस यूरिया को बेसिकली फसलों पे डालते हो फॉर दी लाइक नाइट्रोजन के लिए, उर्वरता देने के लिए, तो वो ना बहुत धीरे धीरे ब्रेक डाउन बेसिकली होता है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में इवेपोरेट हो जाता है, फसलों की तरह काफ़ी कम जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, बाकी कुछ लीच आउट हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है वो लेक्स वगैरह में यूट्रिफिकेशन का कारण बनता है, राइट। तो दीज आर दी सम प्रॉब्लम्स। तो
कम क्वांटिटी यूज करके भी मैक्सिमम क्वालिटी कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दरअसल लिक्विड नैनो यूरिया एक ऑल्टरनेटिव के रूप में सामने आया और जो बेसिकली कलोल गुजरात में है वहाँ पे इसका पहला यूरिया प्लांट जो है लिक्विड का बनाया जाएगा। दरअसल ये नाइट्रोजन देता है प्लांट्स को, और जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया होता है जो बचपन में मैंने कंज्यूम कर लिया था, तो ये उसका एक ऑल्टरनेट देता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये जो बेसिकली लिक्विड नैनो यूरिया है ना, इसको पेटेंट किया गया है एज अ केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, तो इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। ठीक है, एक और चीज याद रखना, ये जो बेसिकली इफ्को का नैनो यूरिया है, दिस इज द ओनली नैनो फर्टिलाइजर जिसको सरकार ने अप्रूव किया है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत। क्या बेनिफिट होगा? बेसिकली जो फसल है उनके द्वारा अब्सॉर्प्शन ज़्यादा बेटर हो पाएगा, जो ग्राउंड वाटर लीचिंग होती थी वो कम हो पाएगी, एग्रीकल्चर रन ऑफ का जो पॉल्यूशन होता था वो कम हो जाएगा, और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसान के कंटेक्स्ट में देखें तो उसके लिए इनपुट कॉस्ट कम पड़ जाएगी, क्योंकि उनको कम क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, ज्यादा बेहतर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लिक्विड नैनो यूरिया, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, पेडी स्ट्रॉ बेसिकली पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफिकेशन स्कीम। ठीक है जी, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने तो बेसिकली स्कीम अनाउंस की है कि कोई भी इंडस्ट्री जो पैडी स्ट्रॉ वगैरह होते हैं उनका अगर पैलेटाइजेशन या फिर बेसिकली टॉरिफिकेशन करना चाहती है तो इस स्कीम का फायदा लेते हुए कर सकती है। ठीक है, कोई भी न्यू यूनिट अगर आप बनाते हो तो गवर्नमेंट की फंडिंग आपको मिलेगी कैपिटल के रूप में। ठीक है, यहाँ पे ये बोला है। और दरअसल अगर आप बेसिकली पैलेटाइजेशन का प्लांट लगा रहे हो तो 70 लाख तक की बेसिकली आपको जो है मदद मिल सकती है, और अगर आप बेसिकली टॉरिफिकेशन का बना रहे हो तो बेसिकली ज्यादा करोड़ तक की मिल सकती है, क्योंकि टोरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है मोर कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के बारे में बात करते हैं। देखो, जो आपका बायोमास होता है, राइट है, उस बायोमास को मोल्ड करके बहुत डेंस पैलेट्स में बना देते हैं। कुछ इस तरह के जो पैलेट्स होते हैं, राइट है, उनमें कन्वर्ट कर देते हैं, देन इनको आप जो है एनर्जी के एक सोर्स के रूप में यूज कर सकते हो। जबकि टोरिफिकेशन की बात करें, ठीक है, पैलेटाइजेशन में तो क्या होता है, आप मोल्ड कर देते हो बायोमास को इन डेंस पैलेट्स, राइट। जबकि टोरिफिकेशन में क्या होता है, आप ना बेसिकली बायोमास को हीट करते हो एक ऑक्सीजन डेफिसिट एनवायरनमेंट में, ताकि कंप्लीटली मॉइस्चर उससे रिमूव हो जाए। ठीक है, और टोरिफिकेशन से बेसिकली जो भी प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी कंटेंट ना काफ़ी हाई होता है। तो किसी भी चीज़ में मॉइस्चर जितना कम होगा उसका एनर्जी कंटेंट हाई हो ही जाता है, राइट है। तो इसका एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसको ना कोल के बेसिकली ऑल्टरनेट के रूप में पावर प्लांट्स में यूज़ किया जा सकता है। तो देखो, ये बेसिकली वेस्ट टू वेल्थ का भी एक एग्जाम्पल है कि किस तरह जो एक वेस्ट बायोमास था उसको आप यूज़ कर सकते हो टू कन्वर्ट एज अ एनर्जी सोर्स, राइट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो इंडिया ने अभी देखो इसका 9th सेशन बेसिकली क्या है, होस्ट किया था, और यहाँ पर बेसिकली 20 लाख रुपीस डोनेट भी किए गए थे एक बेनिफिट शेयरिंग फंड में। किसके द्वारा? जो फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है। देखो, यहाँ पे ना इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया कि जो फार्मर्स हैं कैसे वो जो बेसिकली क्रॉप वगैरह की जो डाइवर्सिटी है ना सिर्फ उसको प्रिजर्व करते हैं, बल्कि देखा जाए तो बेसिकली ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो किसान है उन्होंने अपनी देसी किस्मों को बचाने में काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट कह रही है कि भाई वो एक ग्लोबल सिंपोजियम जो है बेसिकली फार्मर के राइट्स पर बेसिकली एक आप कह रहे हैं होस्ट करेंगे, जहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके राइट्स को लेकर अगर कुछ टॉक होनी है ना, उस सब चीज़ों के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो नई नई मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, वो सीड्स पे पेटेंट करा के बैठ जाते हैं, देन वो फार्मर जो बेसिकली पुरखों के ज़माने से उन्हीं बीजों के द्वारा खेती करता रहा था, उसको परचेज करने पड़ते हैं एक कंपनी से, राइट है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अब ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक सोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहली बात, लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, और 2001 में रोम में बेसिकली इसको जो है अडॉप्ट किया गया था। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये 2004 के अंदर बेसिकली फोर्स में आई थी। भारत भी इसकी पार्टी है और इसको सीड ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, हमारे प्लांट्स का बेसिकली जो एक तरीके से आप देखोगे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं
है ना, फूड और एग्रीकल्चर के लिए उनका सस्टेनेबल यूज भी हो और कंजर्वेशन भी हो। देखो प्लांट्स का जो जेनेटिक बेसिकली आपके रिसोर्सेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप स्पेसिफिक वेराइटीज को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो तो कुछ वेराइटीज धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएंगी। तो देसी किस्में जो गांव के किसान के द्वारा बोई जाती है अपने खेतों में, तो कहीं ना कहीं उनको प्रिजर्व करने का काम कर रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कर रहा है, राइट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज है, कोई भी इन पे पेटेंट करा के ऐसे ही नहीं बैठ सकता, इनका आपको बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा एटलीस्ट उन फार्मर्स के साथ, है ना, जो ऑलरेडी पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना था। अब हमारी इंडिया के अंदर भी एक नेशनल ब्यूरो है फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1976 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और बेसिकली किसी भी तरह की प्लांट को लेकर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई कोऑर्डिनेशन करना है, कुछ प्लानिंग करनी है, उसके लिए एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, तो आपको पता है ना मिलेट्स कितना ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो बहुत क्विक रिवीजन करते हैं। पहली बात तो बजट की स्पीच में इनको श्री अन्न कह के जो है वित्त मंत्री जी की तरफ से प्रमोट किया गया था। मिलेट्स की काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग मार्केटिंग को लेकर जो है भारत काम कर रहा है। पार्लियामेंट में एक बेसिकली हुआ था एक इवेंट टाइप का, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मिलेट्स से बने हुए दिखाई दिए थे, राइट है। पीएम ने भी काफ़ी इंजॉय किया था उनको। मिलेट्स बेसिकली आपके मोटे अनाज, राइट, जो आपके कोरस सीरियल्स होते हैं वो होते हैं। मिलेट्स एंशियंट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली कल्टीवेट किए जाते थे, बट एक ग्रीन बेसिकली जब रिवॉल्यूशन आया तो धीरे धीरे वो साइडलाइन होते चले गए। बट मिलेट्स के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन इनरिच्ड होते हैं। दूसरा, इनको बेसिकली थोड़ी सी ड्राउट वाली कंडीशन में, कम पानी वाली परिस्थितियों में भी आप जो है उगा सकते हो, ये ड्राउट रिजिलियंट होती हैं। मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं भी है तब भी बेसिकली आप इनको कल्टीवेट कर सकते हो, राइट है। और अगर आप देखोगे तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इंडिया की तरफ से बेसिकली काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है मिलेट्स को लेकर, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया था, और ये प्रपोजल इंडिया की तरफ से ही दिया गया था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे स्मॉल सीडेड ये बेसिकली ग्रासेस होती हैं, और न्यूट्रीसीरियल्स भी हम इनको बोलते हैं। और अगर आप देखोगे तो करीब 131 कंट्रीज में इनको कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट। करीब पूरे वर्ल्ड का 41% जो है प्रोडक्शन इंडिया ने किया था। 2020 का डाटा ये कहता है। मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया के अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, अगर बेसिकली बात करें तो राजस्थान, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है मिलेट की प्रोडक्शन में अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है। और अगर आप देखोगे राजस्थान में पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा सबसे ज़्यादा होता है, कर्नाटका में फिंगर मिलेट यानी कि रागी अच्छा होता है, और अगर महाराष्ट्र में देखोगे ज्वार यानी कि सोरगम सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इंडिया की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे? इससे पहले हमने नेशनल ईयर फॉर मिलेट्स सेलिब्रेट किया था 2018 में, फिर हम तब से कोशिश कर रहे थे इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर कर दिया जाए, वो हो गया। इसके अलावा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो कि 2018 से चल रहा है, उसके अंदर हमने एक सब मिशन लेकर आए मिलेट्स को लेकर। साथ में जो पोषण मिशन अभियान है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसमें भी हमने मिलेट्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्लीज मिलेट्स के बारे में थोड़ा एक बार अगर टाइम मिल पाए क्विकली रिवाइज कर लेना, इनके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, राइट है, इनकी जो एग्रीकल्चर के लिए जो कंडीशंस होती हैं, तो ये ध्यान रखना। तो एक ड्रॉट रिजिलियंट बेसिकली क्रॉप के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। देन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, तो देखो एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर फार्मिंग पर पोर्टल रिलीज किया है। तो यहाँ पे बेसिकली इस पोर्टल पे जो नेचुरल फार्मिंग है उससे रिलेटेड क्या प्रोग्रेस हो रही है, गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है, किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो बेसिकली जो भारतीय प्रकृति कृषि है ना पद्धति है, उसके तहत इसको बेसिकली आप देखोगे लेकर आई थी गवर्नमेंट एक सब स्कीम के रूप में। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसकी सब स्कीम के यूज में एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी जो है हमने बनाई है एग्रीकल्चर मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में, है ना, जो पॉलिसीज वगैरह बनाती है कि किस तरह इस मिशन को हमें प्रमोट करना है। ठीक है,
साथ में अगर आप देखोगे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, उसको एक नॉलेज पार्टनर के रूप में भी लेके चल रहे हैं कि कैसे नेचुरल फार्मिंग पे और ज़्यादा नॉलेज हम गैदर करके बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिसेस को। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो इसको थोड़ा सा आपने क्या है ध्यान रखना है, राइट है। आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहाँ पे आ जाते हैं। एक ये टर्म थोड़ा सा न्यूज़ में थी, ये देखिए आप, बेसिकली फाइटो रेमिडिएशन, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है फाइटो यानी कि हम कुछ प्लांट रिलेटेड बात कर रहे हैं, राइट है। तो इसकी बात करते हैं बेसिकली। यस, यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स है, माइक्रो एल्गी है, सी वीड्स है, उनका यूज करते हैं पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, बहुत देखो वैसे तो सारे ही प्लांट्स ना सॉइल्स के अंदर से जब न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके साथ में बेसिकली जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट ये जो फाइटो रेमिडिएशन है, इसमें ना बेसिकली हम जो हाइपर एक्यूमुलेटर्स होते हैं इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन हाइपर एक्यूमुलेटर के पास ना बहुत ही अनयूजुअल एबिलिटीज़ होते हैं कि वो क्या कर सके, 100 और 1000 टाइम्स ज़्यादा सब्सटेंसेस को अब्जॉर्ब कर सकते हैं कंपैरेटिवली जो ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो जैसे जो मेटल्स है, सिल्वर है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कॉपर है, राइट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कुछ और जो मेटल्स होते हैं सॉइल से ही उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन उसके बाद बेसिकली क्या है, ये उनका जो फिट टिश्यूज होते हैं, राइट है, या आप कह सकते हैं सेल्यूलोज वगैरह, वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो सॉइल क्लीन हो जाती है बेसिकली आपकी। तो बेसिकली क्या, एक रेमिडिएशन मेथड है ये, है ना। तो ये क्या है, उपचार आपको बेसिकली देता है। परफेक्ट है, दिस इज क्लियर। देन इसके बाद बेसिकली यस, हाँ, एक हम देखते हैं ग्रीन वॉशिंग, राइट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन वॉशिंग टर्म थी एक, दरअसल यूनाइटेड नेशन के जो चीफ थे उन्होंने कहा था कि जो कंपनीज है ये जो टॉक्सिक कवर अप कर लेती हैं कि भाई नए नए थर्मल जो है बेसिकली पावर प्लांट्स को भी फंड कर रहे हैं, प्लास्टिक को लेकर भी एज इट इज काम कर रहे हैं, बट स्टिल वो कहते हैं कि हम ग्रीन हैं। दरअसल इस वजह से ग्रीन वॉशिंग न्यूज़ में था। ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, देखो ये उस तरह की ब्रांडिंग को रिप्रेजेंट करता है जहां पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने पे इतना काम नहीं कर रहे जितना वो ग्रीन मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक अपने पैकेट्स पे लिख दिया है कि दिस इज अ ग्रीन प्रोडक्ट है, बेसिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है। तो ग्रीन वॉशिंग मतलब हो गया कि आप ना कंज्यूमर को डिसीव कर रहे हो, ठीक है, आप उसको ये बिलीव करा रहे हो कि आपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोडक्शन किया, आपका जो प्रोडक्ट है डैट इज पर्यावरण मित्र है वो, लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं है। इसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं, ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर देखो एक न्यूज में था आईयूयू फिशिंग इन इंडियन ओशियन रीजन। दरअसल आईयूयू होता क्या है, ये होता है इलीगल अनरिपोर्टेड, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, यस, इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है। ये जो बेसिकली फिशिंग होती है ना, ये हार्मफुल होती है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बेसिकली जो आपकी फिशरीज है उसका ज़्यादा करते हो, अनरेगुलेटेड है, इलीगल है, अनरिपोर्टेड है, तो ये आपके इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होती है, या ओवरऑल आपका जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना उस पर इसके रिपरकशंस जो है नेगेटिव होते हैं। तो हाल ही में अगर देखा जाए जो इंडियन नेवी है उन्होंने ये बताया था कि जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बियॉन्ड जो है ये जो आईयूयू है ये काफी ज्यादा हाई होता जा रहा है। दरअसल इसके ऊपर एक कन्वेंशन भी है, जैसे अगर आप देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना। तो इन्होंने कहा था कि जो कोस्टल नेशंस हैं भाई आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपका जो रिस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर फिशिंग के जो भी इश्यूज हैं उनके लिए यू आर द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अगर आप देखो तो ग्लोबल लेवल पर इस तरह की फिशिंग को लेकर दो मेन रेगुलेशंस हैं, एक है द केप टाउन एग्रीमेंट एंड एक है एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स। बात करें इंडिया की तो इंडिया ने इन दोनों में से किसी भी एग्रीमेंट को साइन नहीं किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में बेसिकली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मीटिंग हुआ था उसमें भी ये जो फिशिंग वाला मुद्दा है इसको लेकर बेसिकली काफी बातचीत हुई थी, दैट्स वाई ये न्यूज में आ जाता है, ठीक है।
फिर एक और देख लेते हैं छोटा सा, एक ग्लोबल रजिस्ट्री बनाई जा रही है फॉसिल फ्यूल्स की। तो देखो कुछ क्लाइमेट कैंपेनर्स हैं, उन्होंने वर्ल्ड का पहला रजिस्ट्री लॉन्च किया है फॉसिल फ्यूल का, जिसमें कितना रिजर्व है, कितना प्रोडक्शन है, कितना एमिशन है, इसको लेकर डाटा रहेगा। अगर आप देखोगे कार्बन ट्रैकर एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, उसके रिसर्चर्स का कहना ये है कि बेसिकली इस तरह का जो डाटा होगा वो आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट्स होंगी, राइट, उनको लायबल बनाने में या उनसे एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछने में हमें हेल्प करेगा, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है, ये एक दरअसल ग्लोबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वगैरह की रेंज को ट्रैक करता है। इन्होंने मिलकर इस रजिस्ट्री को डेवलप किया है। एक बार रिपीट कर देती हूँ, कार्बन ट्रैकर और साथ में आपका क्या, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, ठीक है। इसमें करीब 50,000 से ज़्यादा ऑयल, गैस, कोल फील्ड्स का डाटा होगा 89 कंट्रीज में, और ये करीब ग्लोबल प्रोडक्शन के बेसिकली 75% को क्या है, कवर कर रहा है, ठीक है। दिस इज क्लियर। चलिए, ये हो गया। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स कुछ और अगर हमारा छूटता है तो उसको भी देख लेते हैं, देन इसको हम यहाँ पे क्या है ख़त्म करते हैं, राइट। बायोफ्यूल्स, यस, बायोफ्यूल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बायोफ्यूल होते क्या है, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं, फ्यूल है यानी एनर्जी का एक सोर्स है, और ये बेसिकली बायोमास से बना होता है, ठीक है। ये बायोमास से बना होता है, और जो हमारा फॉसिल फ्यूल है ना, ट्रांसपोर्ट में, अदर एप्लीकेशंस में, ये उसको एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली लाया जा रहा है। तो अगर आप देखोगे जो क्रॉप्स हैं जनरली वो बायोफ्यूल बनाने में यूज़ होती हैं, जो खासकर शुगर में काफ़ी ज़्यादा इनरिच होती हैं, जैसे बीट रूट की बात कर लें, शुगर केन की बात कर लें, या फिर स्टार्च में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जैसे मेज यानी कि मक्का, या फिर ऑयल में हाई होती है, फॉर एग्जाम्पल पीनट्स या सोयाबीन, ठीक है। अगर आप बात करें तो बेसिकली 1 डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, या 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, इसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हो। यदि आप शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट्स का यूज करके फ्यूल बना रहे हो, राइट है, तो आपका 1st जनरेशन है। 2nd जनरेशन में क्या होता है, जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं या जो आपका वेस्ट बायोमास है, ठीक है, कि वीट, कॉर्न वगैरह का जो वेस्ट है, यदि उससे बायोफ्यूल बना रहे हो तो 2nd जनरेशन का है। 3rd का बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आपने कमर्शियली क्या किया है, प्रोडक्शन किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एल्गी वगैरह का, उससे अगर आप फ्यूल जनरेट कर रहे हो तो बायोफ्यूल होता है, ठीक है। तो एथेनॉल वगैरह, मेथेनॉल वगैरह थोड़ा सा रिवाइज कर लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स भी जो है गवर्नमेंट ने रिवाइज किए थे, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, राइट, इसमें पहले जो हमारे टारगेट्स थे वो अलग थे। अब जो सरकार ने न्यू टारगेट लेकर आए हैं उसमें हमने क्या कहा है कि भाई हम जो इथेनॉल के ब्लेंडिंग का टारगेट रखेंगे पेट्रोल के अंदर, वो 20% रखेंगे 2025 तक। पहले 2030 था, तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, हम जल्दी कर लेंगे। तो एक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ पे चल रहा है। साथ में प्रधानमंत्री जीवन, जैव ईंधन, वातावरण अनुकूलन फसल, राइट है, अवशेष निवारण योजना। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है वातावरण के अनुकूल होगा और जो फसल अवशेष होते हैं उनका निवारण होगा, राइट है। फिर एक गोबर है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम, ठीक है जी। तो ये गोबर धन स्कीम, इसमें क्या होगा, एक तो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो हमारा बेसिकली गोल है वो अचीव होगा, क्योंकि फार्मर्स के लिए जो वेस्ट है ना, वो बेसिकली वेल्थ में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। दूसरा, उस वेस्ट को निपटाने की भी तो कॉस्ट पड़ती होगी, तो वो भी कम पड़ेगी। एंड देन एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो ये सारी चीज़ें हैं ही, ठीक है। अच्छा, बेसिकली एथेनॉल कैसे बनता है, तो फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो इस बार ग्रीन हाइड्रोजन है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रख लेना, थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक हमने अपने मोस्टली जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे कम टाइम की लिमिट का ध्यान में रखते हुए कवर कर लिए हैं। तो प्लीज़ जो है ये 4 वीडियोस मेरे द्वारा लाई गई हैं, एनवायरनमेंट के रिवीजन सीरीज थी, जिसमें हमने इंडेक्स, रिपोर्ट, स्पीसीज, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स एंड साथ में एनर्जी पॉल्यूशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज, कुछ की टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, और साथ में जो भी एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको कवर कर लिया है। प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, 1.5 की स्पीड पे देख लीजिएगा।
काफ़ी सारे चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। एंड यूपीएससी क्या पूछता है ये कोई जो है प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। हमारा धर्म ये कहता है कि हम जो भी सिलेबस के लिए रिलेवेंट है, जो मेजोरिटी ऑफ द सीरियस एस्पिरेंट पढ़ के जा रहे हैं, उतना तो कवर करके जाएं। और अब जो है थोड़ा सा एक सांस लेनी है गहरी, और ये सोचना है पूरे साल जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। नाउ जो डी डे आएगा मुझे उसमें अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, बाकी उसके बाद देखा जाएगा। सिर्फ इतना ही सोचेगा, इस थॉट के अलावा बाकी सब हटा दीजिए कि जो भी मेरा अटेम्प्ट होगा वो मेरी तैयारी के अकॉर्डिंगली बेस्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस बाउंसर आएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है। वो सिर्फ आपके लिए बाउंसर नहीं होंगे, वो मेरे लिए, किसी और के लिए, वो सबके लिए बाउंसर होंगे। वो डाले ही जाते हैं एग्जाम में आपको पैनिक देने के लिए, आपका जो है बेसिकली डिटर्मिनेशन लेवल चेक करने के लिए। इट्स एप्टीट्यूड का टेस्ट, राइट। तो धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। वन बाय वन जो बेसिकली लो हैंगिंग फ्रूट्स कहे जाते हैं क्वेश्चंस, इजी वन, उनको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक्स को बहुत जुडिशली यूज़ करना है। प्लीज़ वाईटी पे जो ट्रिक्स चलते हैं उन पे इतना ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी ने वो सब जो है डंप करना शुरू कर दिया है। और पानी पीजिए, राइट। जब भी कुछ समझ में ना आए तो पानी पीजिए। जितना हाइड्रेट रहते हैं उतना बेटर हम परफॉर्म कर पाते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत शुभकामनाएं आपको स्टडी आईक्यू के पूरे परिवार की तरफ से आपके एग्जाम के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम फिर मिलेंगे तो एक हैप्पी सिचुएशन में मिलेंगे। तो यहाँ लेती हूँ मैं आपसे विदा। जल्द मिलूंगी एक नई सीरीज के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।